अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को। ठीक है, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के अंदर हमने पढ़ना है। पहले तो मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम आईवी बोलस की बात करेंगे। देन उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर आईवी इन्फ्यूजन के लिए टू कंपार्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी कि ओरल डोज के लिए हम जो टू कंपार्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को इंट्रोडक्शन से। अच्छा, टू कंपार्टमेंट, अब यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो डिवाइड हो रही है दो कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी दो कंपार्टमेंट्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जब वन कंपार्टमेंट पढ़ाया था ना, वन कंपार्टमेंट में हमने कहा जैसे ही हमने ड्रग दी, वो ड्रग पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर ड्रग यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी जब हमने आईवी इन्फ्यूजन दिया। लेकिन जैसे ही हम टू कंपार्टमेंट की बात करते हैं, टू कंपार्टमेंट के अंदर हमारी बॉडी बिहेव करती है इस तरह से जैसे कि उसके अंदर दो कंपार्टमेंट हो। इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास एक पेशेंट, आपने इसको ड्रग दे दी। ठीक है, आईवी पोलस कोई भी आपने दिया इसको। अब जैसे ही ड्रग दी, वो ड्रग जाती है सबसे पहले नंबर पे इसके हार्ट के पास, दूसरे नंबर पे इसके लंग्स के पास, ठीक है, फिर उसके लीवर के पास, फिर किडनीज के पास। पहले हाईली परफ्यूज टिश्यूज और प्लाज्मा में ड्रग जाती है। मतलब कि हमारे पास इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो टू कंपार्टमेंट होते हैं ना, वो बॉडी क्या करते हैं, बिहेव करती है जैसे उसके अंदर टू कंपार्टमेंट्स हों। इस तरह से बिहेव करती है। एक कंपार्टमेंट होता है सेंट्रल और दूसरा कंपार्टमेंट होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। जैसे ही आपने पेशेंट को ड्रग दी, वो ड्रग फ़ौरन से कहाँ पे जाती है, उसके प्लाज्मा के अंदर और हाईली परफ्यूज टिश्यूज। या मैं ये कहूँ कि ड्रग फ़ौरन से जाती है सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट ही है, ठीक है, दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, प्लाज्मा भी और हाईली परफ्यूज टिश्यूज भी। इसके बाद क्या होती है कि ड्रग यहाँ से स्लोली डिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ पे, पेरिफेरल कंपार्टमेंट यानी कि हम कहेंगे मसल्स के अंदर, फैट्स के अंदर, वहाँ पे जाती है स्लोली स्लोली। अब यहाँ तक समझ आ गई कि बॉडी बिहेव करती है टू कंपार्टमेंट्स के तौर पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ड्रग की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ड्रग की प्रॉपर्टी के ऊपर, कि ड्रग की टिश्यूज़ के साथ कितनी बाइंडिंग है, कैसे वो टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब जितने भी कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं वो सारे के सारे ड्रग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ड्रग की डिपोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ड्रग की टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उसकी वजह से हम उसको डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर बॉडी को। ठीक है, अब समझ आ गई। पहले नंबर पे ड्रग हमारे पास हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ के अंदर जाती है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है, एंड देन वहाँ से स्लो परफ्यूज टिश्यूज़ में जाएगी, जैसा कि मसल्स हो गए, और साथ में क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैट्स भी हो सकते हैं, और भी डिफरेंट है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अच्छा, समझ आ गई। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया ना इस तरह बॉडी के हिसाब से। अगर तो मैं आप लोगों को जैसे कि हम ग्राफ, जैसे कि हम मॉडल्स को इलस्ट्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईवी इन्फ्यूजन दी, वो डायरेक्टली जाती है कहाँ पे, आपके प्लाज्मा और सेंट्रल हाईली परफ्यूज टिश्यूज, मतलब हमने कहा सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है। अब सेंट्रल कंपार्टमेंट से वो जाएगी किस रेट के साथ, K1-2 के साथ, किसमें, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। पेरिफेरल कंपार्टमेंट कौन सा था हमारे पास, बताओ, मसल्स और फैट्स। ठीक है, वहाँ पे जाती है। एंड देन उसके बाद दोबारा से पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट में आती है, किस रेट के साथ, K2-1 के रेट के साथ, और एलिमिनेट होती है K10। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हम वन कंपार्टमेंट को ओपन कंपार्टमेंट भी कहते हैं और पेरिफेरल कंपार्टमेंट को क्लोज्ड भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एलिमिनेशन होती है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से होगी और पेरिफेरल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन नहीं होती, इस वजह से इसको क्लोज कंपार्टमेंट भी कहते हैं। समझ आई? अच्छा, इसके बाद ना अगर मैं इसी चीज़ को आप लोगों को ग्राफ से बताऊं, यही चीज़ को ग्राफ बताऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। आपने जैसे ही पेशेंट को दवाई दी, वो जाती है कहाँ पे, डायरेक्टली सेंट्रल कंपार्टमेंट में, मतलब प्लाज्मा और हाईली परफ्यूज टिश्यूज के अंदर। तो वो ड्रग यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है, आईवी बोलस दिया। देन उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाना है किसके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पेरिफेरल टिश्यूज के पास या पेरिफेरल कंपार्टमेंट के पास, ये आ गया। एंड उसके बाद उसने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होना और एलिमिनेट होना है, ये दूसरा कर्व आ गया। तो इसको हम कहते हैं अल्फा फेज, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह रहे हैं, और इसको हम कहते हैं बीटा फेज, जिसको हम एलिमिनेशन फेज कह रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को तीनों तरह से बताया कि बॉडी के अंदर किस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है टू कंपार्टमेंट, एंड देन हम किस तरह से मॉडल्स को इलस्ट्रेट करते हैं अपनी आसानी के लिए, एंड इसको हमने अगर ग्राफ फॉर्म में लेके आए तो ये हमारे पास टू कंपार्टमेंट का ग्राफ है। समझ आ गई बच्चों? अच्छा, ये बातें करने के बाद
अब आते हैं टू कंपार्टमेंट का एक और नाम भी है। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को कहते हैं डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम मॉडल। डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम मॉडल कहते हैं। अच्छा, इसको डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम मॉडल क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जब ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाती है तो इसके दरमियान में, क्योंकि ड्रग इनिशियली हमारे पास फॉरन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर, फिर वो स्लोली स्लोली जाती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। जो इसमें एक्विलिब्रियम अचीव होता है वो टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है। दैट्स वाई हम कहते हैं उसको डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम मॉडल। सही। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन की समझ आ रही है ना, कुछ तो आ रही है समझ, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू कंपार्टमेंट के असम्पशंस के बारे में। अब इसके असम्पशंस देखते हैं। इसकी टोटल 4 असम्पशंस हैं। पहली असम्पशन क्या है कि टाइम t0 के ऊपर स्टार्टिंग में नो ड्रग इन द टिश्यूज। मिसाल के तौर पर जैसे ही आपने ड्रग दी, अभी जैसे ही ड्रग दी उसमें टिश्यूज के अंदर कोई ड्रग नहीं है, मतलब सारी की सारी ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट में है। नो ड्रग इन द टिश्यूज एट द टाइम एट द t0। नो ड्रग इन टिश्यूज एट t0। जब t0 है तो सारी की सारी ड्रग क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में है। पहली असम्पशन। सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि जो हमारे पास रैपिड फॉल है, अर्ली रैपिड फॉल है प्लाज्मा के अंदर, वो दो वजह से आ रहा है। एक तो हमारे पास ड्रग क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, एंड और दूसरे नंबर पे ड्रग एलिमिनेट कर रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट से। जो हमारे पास अर्ली रैपिड फॉल है, अर्ली रैपिड प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग का फॉल आ रहा है वो दो वजह से है। एक तो पहली बात किस वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन। सही। तीसरी असम्पशन क्या है कि जो हमारे पास पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो रियल नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन है पेरिफेरल कंपार्टमेंट के अंदर, वो हमारे पास एवरेज कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही टिश्यूज की कंसंट्रेशन हो, जैसे कि हम कहें कि मसल के अंदर थी या फैट के अंदर थी, वो हमारे पास एवरेज ड्रग कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। ये हमारी असम्पशन है। चौथे नंबर पे जो टोटल ड्रग है बॉडी के अंदर, टोटल ड्रग इन बॉडी, वो हमारे पास इक्वल किस चीज़ की है, सेंट्रल कंपार्टमेंट प्लस पेरिफेरल कंपार्टमेंट। जितनी भी इन दोनों में ड्रग है उसको प्लस करेंगे तो टोटल ड्रग आती है बॉडी के अंदर। ये हमारे पास 4 असम्पशंस हैं टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की। समझ आया कि हमने टू कंपार्टमेंट के अंदर क्या देखा कि बॉडी इसमें बिहेव करती है ऐसे जैसे उसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स हों। एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है। जैसे ही आपने ड्रग दी, वो ड्रग फ़ौरन से सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है, इसमें प्लाज्मा और हाईली परफ्यूज टिश्यूज आते हैं। एंड इस तरह से फिर वहाँ से वो स्लोली स्लोली जाती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे इसको अगर मैं इस तरह से इलस्ट्रेट करूँ समझाने के लिए सिर्फ, कि जैसे ही हमने ड्रग दी, ड्रग हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब प्लाज्मा और हाईली परफ्यूज टिश्यूज में जाती है और वहाँ से वो स्लोली स्लोली डिस्ट्रीब्यूट करती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट की तरफ। अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूँ डायरेक्टली, हमने क्या दिया, ब्लड में और सेंट्रल कंपार्टमेंट में थी ड्रग और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किस में, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। समझ आ गई। इसकी 4 अजम्पशंस हैं जो मैं बता चुकी हूँ। पहली बात मैंने आप लोगों को बताया, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के अंदर बॉडी बिहेव करती है इस तरह से जैसे उसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स हों। एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में प्लाज्मा और हाईली परफ्यूज टिश्यूज आते हैं। पेरिफेरल कंपार्टमेंट में स्लो या पुअर परफ्यूज टिश्यूज आते हैं, इसमें मसल्स और फैट्स आ जाते हैं। इसको हम क्लोज कंपार्टमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल कंपार्टमेंट को हम ओपन कंपार्टमेंट भी कह रहे हैं। अब इसको डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्विलिब्रियम मॉडल भी कहते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट पे हमने असम्पशंस की बात की। असम्पशंस इसमें 4 थी। नो ड्रग इन द टिश्यूज एट द टाइम t0। एंड अर्ली जो रैपिड फॉल है प्लाज्मा में दो वजह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन की वजह से। पेरिफेरल जो टिश्यू कंपार्टमेंट है वो नॉट अ रियल। एंड लास्ट में टोटल ड्रग है जो बॉडी के अंदर, वो तो उसमें जितनी भी ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट में प्लस ड्रग इन द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी बोलस के लिए। ठीक है, अभी हमने मॉडल पढ़ना था, हमने 3 चीज़ें पढ़नी थी। कौन कौन सी थी बताओ? हाँ, सबसे पहले नंबर पे असेसमेंट, दूसरे नंबर पे इलस्ट्रेशन एंड थर्ड नंबर पे उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। यही 3 चीज़ें थी। स्टार्ट करते हैं हम इसकी असेसमेंट से। ठीक है, असेसमेंट के अंदर सबसे पहली बात मैंने पहले बताया था कि जितने भी हमारे पास कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं उनकी असेसमेंट कर सकते हैं उसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व से। मैंने पहले बताया कि इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व हमारे पास किस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक अल्फा फेज होगा एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास बीटा फेज होता है। जो अल्फा फेज होता है वो हमारे पास एक फास्ट फेज है जिसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहेंगे। एंड बीटा फेज हमारे पास एक स्लो फेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन फेज भी कहते हैं। वो मैंने बताया था कि ये हमारे पास किस तरह से बन रहा था। ये हमारे पास सेंट्रल कंपार्टमेंट है और यहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये वाला लाइन इस तरह बनेगा। यहाँ से ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल में जा रही है, तो K12 इस रेट के साथ ड्रग जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आएगी तो K21, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ से उसने एलिमिनेट होना है इस रेट के साथ, ठीक है। अब इस तरह से आप लोगों को ग्राफ की समझ आ गई। एंड देन इस बी वाला फेज है जिसको हम एलिमिनेशन फेज कह रहे हैं, वो दोबारा से पेरिफेरल से दोबारा सेंट्रल में आना और सेंट्रल से बॉडी के सेंट्रल से एलिमिनेट हो जाना, उसको कहते हैं ये बीटा फेज। समझ आ गई कि हम किस तरह से असेस करते हैं अपने मॉडल को। अब नेक्स्ट चीज़ है इसी में असेसमेंट में मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है। इसमें जो हमारे पास मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं रेजिडुअल मेथड को। किसको? रेजिडुअल मेथड। रेजिडुअल मेथड वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ रेजिडुअल मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाहिर है हमने इस कर्व को असेस करना है, पूरे मॉडल को तभी असेस कर सकते हैं ना। इसको देखने के लिए हम, क्योंकि ये दोनों फेजेस क्या है, ओवरलैपिंग है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ से एलिमिनेशन स्टार्ट हुई, दोनों ओवरलैपिंग फेजेस हैं। इनको स्टडी करना मुश्किल है, तो हम मेथड ऑफ रेजिडुअल को यूज़ करके इन ओवरलैपिंग फेजेस को सेपरेट करके इजीली स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हमारे पास कर्व है, ये रहा, ठीक है। इसमें अल्फा फेज है, ये बीटा फेज है। अगर मैं इस बीटा जो लास्ट टर्मिनल फेज है उसको एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, जो ओरिजिनल वैल्यू में से इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी तो ये है, ये हमने अल्फा को सेपरेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें दोनों फेजेस को, ठीक है। फिर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ए। अब ये हमारे पास क्या था, ए क्या था, अल्फा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट। बीटा क्या था, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अब इसमें हमारे पास ये बी क्या है, बी है वाई इंटरसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास जो ए है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ, सॉरी, बी क्या था, वाई इंटरसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, और ए क्या है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई कि इस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को असेस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन की, ठीक है। इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को ना इधर से बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इधर से भी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों इस बात की समझ आ गई टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की असेसमेंट की, कि आप किस तरह से असेस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई, इधर से हम अपनी मॉडल इक्वेशन बनाएंगे। मॉडल इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे सी पी इज इक्वल टू ए ई माइनस अल्फा टी प्लस बी ई माइनस बीटा टी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। अल्फा क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, बीटा क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होगी, मॉडल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई कि दो कर्व हैं, अल्फा एंड बीटा फेजेस में दो आते हैं। अल्फा फेज क्या शो कर रहा है, रैपिड डिक्लाइन। रैपिड डिक्लाइन दो वजह से है, एक तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी एंड वहाँ से ड्रग एलिमिनेट भी कर रही थी, वो मैं बता चुकी हूँ ना आप लोगों को। एंड बीटा फेज के बारे में बताना है। मेथड ऑफ असेसमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, मेथड ऑफ रेजिडुअल को यूज़ करके हम इस कर्व को असेस कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन के ऊपर। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमने अपना कर्व किस तरह से या हमने अपना मॉडल किस तरह से प्लॉट करना है, इस तरह, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो तीन तरह से हम अपने मॉडल को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जो टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक सेंट्रल कंपार्टमेंट था, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट है। ड्रग हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल में जा रही थी, किस रेट के साथ, K12 के साथ, और पेरिफेरल कंपार्टमेंट से दोबारा सेंट्रल में आ रही थी, किस रेट के साथ, K21 के साथ, और हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग एलिमिनेट हो रही थी K10 रेट के साथ, सही। और यहाँ से जो मॉडल ए है इसके मुताबिक एलिमिनेशन होती है कहाँ से, सेंट्रल कंपार्टमेंट से। लेकिन जो मॉडल बी है वो कहता है कि जो बॉडी से ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो होती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट से, इसी वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया K20। मॉडल सी क्या कहता है कि जो ड्रग की एलिमिनेशन होती है वो दोनों कंपार्टमेंट से है, मॉडल कंपार्टमेंट 1 से भी, सेंट्रल कंपार्टमेंट से भी, पेरिफेरल से भी। तो इसने वहां पे लगा दिया K10 और इसकी वजह से आ गया K20, सही।
लेकिन जो मोस्टली प्रेफर्ड होता है वो होता है मॉडल 1, हम यही कहते हैं और एजम्पशंस भी हमारी यही हैं कि जो ड्रग एलिमिनेट होती है वो कहाँ से होती है, सेंट्रल कंपार्टमेंट से होती है हमेशा। सही। अच्छा बच्चों, अब आते हैं मॉडल की डिस्क्रिप्शन के ऊपर एंड उसके बाद हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास इलिस्ट्रेशन होगी। अब पहले थोड़ा सा हम किसको देखते हैं, मॉडल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। अब मॉडल की डिस्क्रिप्शन को पहले हमने इस तरह से समझना है। हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन की तो समझ आ गई ना। अब उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं ए एंड बी की कैलकुलेशन, ए एंड बी कैलकुलेशन। अगर हम ए एंड बी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम मेथड ऑफ रेजिडुअल से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमें याद खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, अभी पेपर्स में टाइम है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ए है, इसका फार्मूला क्या है, एंड बी इसका फार्मूला क्या है। ए का फार्मूला होगा एक्स नॉट, ठीक है, अल्फा माइनस के 1 ओवर वी, यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। एंड दूसरे नंबर पे एक्स नॉट बीटा K21 माइनस बीटा, और यहाँ पे V अल्फा माइनस बीटा। बस ये तो अभी पता है ना कि एक्स नॉट क्या है, इतनी हमने डोज दी। V से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, K21 किसको बता रहा है कि किस रेट के साथ ड्रग हमारी पेरिफेरल से आ रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर, एंड अल्फा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, एंड बीटा क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। इस तरह सिमिलर इसके भी आपने लिख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ए एंड बी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे आप आते हैं रेट कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर, रेट कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। अच्छा, जितने भी हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट्स है, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हाइब्रिड रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। या दूसरे नंबर पे होते हैं माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट। समझ आई। होते हैं ना हाइब्रिड रेट कॉन्स्टेंट, जैसा कि हमारे पास अल्फा हो गया, बीटा हो गया। माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट्स में आते हैं K12, K21, K10। सही। अब जो हमारे पास होते ये मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट, मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट हमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के बारे में बताती हैं, ठीक है, मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट। लेकिन जो माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट होते हैं वो हमें एक्चुअल ड्रग की मूवमेंट बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रग मूव कर रही है, किस तरह से ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल में जा रही है, पेरिफेरल से दोबारा सेंट्रल में आ रही है। ये हमें एक्चुअल मूवमेंट के बारे में बताते हैं माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके भी फार्मूलाज देखने हैं। सबसे पहले नंबर पे हम K21 का देखते हैं, क्योंकि इसके ये फार्मूला क्या होता है, इससे ही हम K10 का निकाल सकते हैं। K21 का क्या है, ए बीटा प्लस बी अल्फा ओवर ए प्लस बी, ठीक है, ये फार्मूला। अब इस फार्मूला हमने पहले फाइंड क्यों किया इसको, क्योंकि इससे हम K10 का निकाल सकते हैं, जो कि अल्फा बीटा ओवर K21 है। एंड लास्ट पे हमारे पास है K12 का फार्मूला, जो कि है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस K21 माइनस K10 ओवर ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास तीन फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करने हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तीन फार्मूलाज थे हमारे पास जो मैंने आप लोगों को तीनों के तीन बताए हैं। यहाँ तक हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब आते हैं थोड़े से इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मॉडल डिस्क्रिप्शन बताई थी आपको। पहले नंबर पे मॉडल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया, फिर ए एंड बी की कैलकुलेशन की। ए एंड बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो मेथड ऑफ रेजिडुअल से या फिर हमारे पास फार्मूला से। फार्मूलाज उसके ये हैं। देन हमने क्या किया, रेट कॉन्स्टेंट देखे। दो तरह के रेट कॉन्स्टेंट होते हैं, एक हमारे पास मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट जिसको हाइब्रिड रेट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, एंड सेकेंड पे होता है माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट। जो मैक्रो रेट कॉन्स्टेंट है वो अल्फा एंड बीटा है, एंड माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट में K21, K10 एंड K12 है। उसको आप ये फार्मूलाज के जरिए से कर लोगे। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर। हम देखेंगे हाफ लाइफ, फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर कर्व, एंड लास्ट पे देखेंगे क्लियरेंस। अब हमारे पास जो कर्व था वो इस तरह से था, कुछ ये अल्फा था और ये बीटा था, ठीक है। अब एरिया हाफ लाइफ सॉरी क्या होता है, हाफ लाइफ हमारे पास बताता है कि कितने टाइम के अंदर हमारी ड्रग की क्या रहेगी, हाफ रहेगी हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, एक एलिमिनेशन फेज है, तो हमें डिफरेंट हाफ लाइफ फाइंड करनी पड़ेगी। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ भी और एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी फाइंड करनी पड़ेगी। अगर तो हम डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ की बात करते हैं तो इधर मैं अल्फा लगाऊंगी साथ, और साथ में 0.693 ओवर अल्फा।
सही। एंड अगर हम एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात करते हैं तो वो T1 यहाँ पे बीटा और 0.693 ओवर बीटा, ये हमारे पास क्या आती है, दोनों हाफ लाइफ आ गई। नेक्स्ट भी आप देखते हैं इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कि यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट था, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट था, ठीक है, इस तरह था ना। जैसे ही आपने ड्रग दी, वो ड्रग जाती है डायरेक्टली कहाँ पे, सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम इसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो वॉल्यूम जिसके अंदर हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम इसको कहेंगे VC, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट, जो भी कहो, एक ही नाम है। उसके बाद है VD एक्स्ट्रा। इसके बाद मतलब इसका क्या है कि एक्स्ट्रापोलेटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारी ड्रग यहाँ से चली जाती है पेरिफेरल के अंदर तो होती है VD एक्स्ट्रापोलेटेड। उसके बाद जब इनमें स्टेडी स्टेट अचीव होती है तो हम उसको VDSS कहेंगे, ठीक है, जब इसमें एक एक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं VC के ऊपर। VC क्या होती है, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब जैसे ही आपने ड्रग दी, वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में अंदर डिफ्यूज हो गई थी या चली गई थी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, तो हम इसके अंदर ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारे पास क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, मतलब अभी बॉडी के अंदर ड्रग नहीं गई, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में हमारी ड्रग नहीं गई, तो हम कहते हैं कि ये छोटा है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। उससे ये छोटा होता है क्योंकि अभी हमारे पेरिफेरल के अंदर ड्रग नहीं गई। लेकिन जो VC होता है वो ग्रेटर होता है हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम से। क्यों ग्रेटर होता है, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम से जो कि 3 लीटर है उससे बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर है, वो अभी फिलहाल सेंट्रल में है। सेंट्रल में प्लाज्मा भी है और साथ में क्या है, हमारे पास हाईली परफ्यूज टिश्यूज भी हैं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम से बड़ा होता है। अगर तो मैं इसके फॉर्मूला की बात करती हूँ VC की, तो वो हमारे पास क्या है, डोज ओवर A+B, ठीक है। ये हमारे पास VC का फार्मूला है। उसके बाद आते हैं वी एक्स्ट्रापोलेटेड। VD एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास ये जो लास्ट पे टर्मिनल फेज है, इसकी एक्स्ट्रापोलेशन से ये हमारे पास क्या आता है, ये वाला फार्मूला आता है VD एक्स्ट्रापोलेटेड का। क्यों, क्योंकि इसमें जो ड्रग होती है वो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल की तरफ क्या हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो हम इस फार्मूला इसके जरिए से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं VD एक्स्ट्रापोलेटेड डोज ओवर बीटा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बीटा नहीं, बल्कि बीटा नहीं बल्कि आएगा B आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, इस B से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आ गया VD एक्स्ट्रापोलेटेड। अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ये जो हमारी ड्रग होती है उसकी हाईली टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग हो, टिश्यूज़ के अंदर उसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द VDSS। उसका जो फार्मूला है वो है, हमने जो डोज दी एंड हमारे पास एरिया अंडर कर्व आएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। जो नोट्स मैं शेयर करूंगी ना उसके साथ F लिखा हुआ है। F क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग या फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब्ड। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IV की, तो उसमें तो एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है, तो फार्मूले में F लगा हुआ है। वो मुझे आइडिया नहीं है क्यों लग गया है, वो मैं देखूंगी और आपके साथ जो आप लोग भी देखना, ठीक है, फिर मुझे बताना क्यों लगा हमारे पास F वो वाला। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास VDSS आ गया। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया हाफ लाइफ के बारे में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आते हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में, ठीक है। एरिया अंडर कर्व का जो फार्मूला होता है उसमें हम यूज़ नहीं करते जो हमारे पास होते हैं माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, मॉडल इंडिपेंडेंट हमारे पास अप्रोच है। ये इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो यही है। इसमें इसमें क्योंकि हम माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच इसको कह रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे आप आते हैं हमारे पास क्लियरेंस के ऊपर। अच्छा बच्चों, जो क्लियरेंस है ना, उसमें क्लियरेंस हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जितने भी हमने वन कंपार्टमेंट में भी पढ़ा, तो क्लियरेंस हम दो मेथड से फाइंड कर रहे थे। एक होती है मॉडल डिपेंडेंट, यानी कि हम इस ग्राफ को इक्वेशंस को यूज करके फाइंड करते हैं। और दूसरे नंबर पर मॉडल इंडिपेंडेंट, मतलब हमने एरिया अंडर कर्व से फाइंड कर लेते हैं क्लियरेंस को, ठीक है। अच्छा, मॉडल इंडिपेंडेंट का एक ही फार्मूला है, वो हमारे पास क्या आता है क्लियरेंस का, ये डोज ओवर एरिया अंडर कर्व, यही था ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन जो मॉडल डिपेंडेंट है वो हम किस तरह से देखते हैं, खुद देखो। अब यहाँ से अगर एलिमिनेशन हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्लियरेंस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वी सी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
समझ आ गई इस बात की। एंड सेकेंड नंबर पे हमारे पास, मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या फेस शो कर रहा है, एलिमिनेशन शो कर रहा है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ क्लियरेंस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, बीटा मल्टीप्लाई बाय वी डी एरिया। ठीक है, ये भी हमारे पास दूसरा फार्मूला है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ कि सबसे पहले नंबर पे हमने हाफ लाइफ की बात की। हाफ लाइफ हम दो तरह से करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, एक एलिमिनेशन हाफ लाइफ। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, जिसमें हमारे पास सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट या इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे एक्स्ट्रापोलेटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ये वाला बताया। एंड उसके बाद स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इस एफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस एफ को आपने को मुझे बताना है कि हमने क्यों लगाया यहाँ पे, मेरे ख्याल में नहीं आएगा ये वाला एफ। अच्छा, एरिया अंडर कर्व के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग क्लियरेंस, इसमें हम दो अप्रोचेस यूज करते हैं, मॉडल डिपेंडेंट एंड मॉडल इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये फार्मूला आप तुमको बताया कि किस तरह से यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का इंट्रोडक्शन दिया एंड टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल पढ़ाया फॉर आईवी बोलस। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करेंगे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी इन्फ्यूजन एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ठीक है, डोजिंग के लिए। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।